अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कानून साजी के हवाले से। तनकीद ये की गई अपोजिशन के जानब से और जो माहिर कानून हैं और जो पार्लिमानी अमूर को भी करीब से देखते हैं कि ये हुकूमत बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है सदारती ऑर्डनन्सेस को, और ना सिर्फ अपने कवानीन बुलडोज करती है लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान के साथ ना तो बैठती है और ना तो पॉलिसी मेकिंग या संजीदा लेजिस्लेशन पर उस तरह की तवज्जो देती है जो कि देनी चाहिए। अब हुकूमत वक्त का कहना है या उसके जवाब में रिबटल ये है कि ना तो अपोजिशन कोई तामीरी मुतबादल सामने रखती है, ना तो लेजिस्लेशन में उस तरह का इनपुट सामने आता है जो कि एक जमहूरी निज़ाम में आना चाहिए, और क्योंकि उनकी दोनों ऐवानों में एक वाज़ेह अक्सरियत नहीं है तो अक्सर सदारती ऑर्डनेंस का सहारा लेना होता है। जनाब शराजी साहब, इसी बैकड्रॉप में सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, और ये कहा जा रहा है कि ये पार्लिमानी तारीख़ में एक नया दिन देखने को मिल रहा है, 21 मुसव्वदों को मंजूर किया और अब वो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं और इसमें काफ़ी संजीदा किस्म के इस्लाहात की बात की PTI हुकूमत ने। सबसे पहले सर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी से ही इस चीज़ की मुखालफत कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए आप भरपूर धांधली कर सकेंगे और ये कोई अच्छा या मुस्बत कदम नहीं है, जबकि PTI हुकूमत तो यही कह रही है सर कि ये वो वाहिद राह है कि हर इंतखाबात के बाद आप इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाएं। किस तरह देखते हैं सर, पहले इस पर आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कहीं और से लोगों को ला के तो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए? मेरे भाई, होगा तो यही। फिर अगेन आज मैं सुन रहा था एहसन इकबाल साहब, वो कह रहे हैं कि मैं तो बाय प्रोफेशन पहले इंजीनियर रहा हूँ, मुझे टेक्निकलिटीज़ का ज़्यादा पता है। फवाद चौधरी साहब इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके बाद जो इलेक्शन है वो कंट्रोवर्शियल नहीं होंगे। मेरे भाई, आज आप इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को तो कह रहे हैं कि शायद इसको भी कोई इंसान ही एक तरह से ऑपरेट कर रहा होगा और इसको हैक करने के इम्कानात मौजूद हैं, और जिसके हाथ से ऑपरेट होगी तो जाहिर सी बात तो नताइज भी तब्दील कर सकता है। लेकिन आप ही के दौर में गोया कि जब इलेक्शन रिफॉर्म्स हो रही थी उसके बाद आपने देखा पिछले पार्लियामान में RTS सिस्टम तो आप लेके आए थे और उसके बाद आप सबसे बड़े नाक़द RTS सिस्टम के आप ही ठहरे। आपका ख्याल है कि उसके ज़रिए से सारे इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को मैनेज किया गया? तो मेरे ख्याल में एक तरफ तो आप ये रो रहे हैं कि इलेक्शन कवानीन के अंदर और सिस्टम के अंदर ऐसी ख़राबियाँ हैं जिसकी वजह से हर बार इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो जाता है, फिर लोगों को अदालतों में जाना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है, पार्लियामान के वजूद को ख़तरा लाक हो जाता है, हुकूमत मुतमईन और पुरसकून तरीके से काम नहीं कर सकती, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। लेकिन जब इन रिफॉर्म्स की तरफ जाया जाता है तो फिर इन रिफॉर्म्स के अंदर भी आपको ख़राबियाँ देखने को मिलती हैं। मेरे भाई, अगर हुकूमत ने तजवीज़ दी है कि आप पहले GB के इलेक्शन की बात हो रही थी या आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की बात हो रही थी, इसमें शराजी साहब जो वो असल में तनकीद करते हैं उनका जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है, आपको तो याद होगा सर, हमने जब ये शाहिद खकान अब्बासी साहब के साथ भी प्रोग्राम किया था तो वो कहते हैं कि सवाल होता है नीयत का। हम ये नहीं चाह रहे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए आप इस मसले को हल कर सकें, क्योंकि जो निज़ाम है वो ही ख़राब है और जब तक आप अपने इंतखाबी प्रोसेस को जो इस तरह की क़ुव्वतें हैं, एक्सटर्नल क़ुव्वतें हैं, उनसे जब आप पाक नहीं कर पाएंगे तो फिर इलेक्टोरल प्रोसेस भी आपका इसी तरह चलता रहेगा। तो वो इसको बतौर एक हल नहीं प्रेजेंट करते इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को। वो कहते हैं कि नहीं, जो नीयत है, जो इस तरह की मुदाखलत से आप इस इलेक्टोरल प्रोसेस को पाक करना चाहेंगे वो आप पहले करें, क्योंकि जब भी हम हुकूमत में आते हैं तो महकमा ज़राअत हमें हुकूमत करने नहीं देता। तो भाई, अगर आप महकमा ज़राअत की मुदाखलत को आप उससे मुबर्रा एक इलेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए भी बात कहाँ होनी चाहिए? गोया कि जब से ये क्रिटिसिज्म आ रहा है उसमें महकमा ज़राअत का तो मैं तो नहीं ज़्यादा सुन रहा। आप तो फोकस किए बैठे हैं कि जो इकदाम जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं और बिल के ज़रिए उसको पास भी करा लिया है, आपका फोकस वहाँ पे है। गोया कि अगर आपने इलेक्शन मशीनरी या इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कोई फोर्स अलहदा आपको चाहिए, आपने पुलिस के थ्रू करवाना है या कोई और सिस्टम लेके आना है, तो उसकी बात कौन करेगा? हमने तो नहीं करनी, आपने करनी है। आप क्लियर कट एक पोजीशन लें कि आने वाला जो 2023 का इलेक्शन है उसके अंदर
सिक्योरिटी के मामलात हों या इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए बूथों के अंदर या बाहर जो लोग तैनात होंगे वो उस इदारे के नहीं होंगे। हम चाहेंगे कहीं और से लोग हों, वो पुलिस के लोग हों या आप कोई एक और फोर्स डेवलप करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल में जो आपका प्राइम एरिया आपको उस तरफ आना चाहिए। उसमें वो नजरिए की बात कर रहे हैं सर, वो कह रहे हैं आप इस जमहूरी मंसूबे को आप कमिट नहीं कर रहे, यू आर नॉट कमिटेड टू द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। नहीं, इनफैक्ट तो फिर अगेन अपोजिशन का क्या काम है? अपोजिशन का काम है कि वो हुकूमत वक्त को मजबूर करे कि वो उस नुक्ते पे लेके आए। जब आप उस नुक्ते का बार बार इजहार नहीं करेंगे और आप मशीनों को लेके बैठेंगे तो फिर हमें तो लग रहा है कि आपको मशीनों में कोई खराबी नजर आ रही है, आपको जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने वाले उनके अंदर कोई खराबी नजर नहीं आ रही। तो बंद कमरों में ये बात करने के बजाय आप खुलेआम कहें, आप सेनेट के अंदर, आप कौमी असम्बली के अंदर इस डिबेट को लेके आएँ कि हम नहीं चाहते कि 2013 का इलेक्शन उसी तरह कंडक्ट हो जो माजी में होते रहे। तो फिर आम आदमी को पता चलेगा कि आपका बुनियादी एतराज़ है क्या। जब तक बुनियादी एतराज़ का आप खुल के इजहार नहीं करेंगे, इशारों किनारों में आप बात करेंगे, तो फिर तो किसी को समझ नहीं आएगी और हुकूमत को इसी तरह स्पेस मिलती रहेगी। हुकूमत तो समझती है कि जो तरीक़ाकार है वोट डालने का, उसके अंदर इस कदर ख़राबियाँ हैं कि अगर उन खराबियों को दूर कर दिया जाए तो उसके ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि वोट डालने के सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं है, वो प्रोसीजर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं समझ रहा हूँ जो आपकी बात, खराबी सिर्फ ये है कि जो इस इलेक्शन को कंडक्ट करते हैं जिस दिन, वो बुनियादी तौर पे इसके अंदर जो रिजल्ट्स को आगे पीछे कर देते हैं। तो भाई मेरे, उनको माइनस करने के लिए उनका नाम भी लें और उसको लेके पार्लियामान के अंदर अपनी डिमांड लिस्ट भी लेके आए। अगर ऐसा नहीं होगा, उस पर शराजी साहब आपको याद होगा कि 2018 के इंतखाबात होते साथ ही मुस्लिम लीग नवाज ने कहा था कि हम एक वाइट पेपर लाएंगे और उस वाइट पेपर में वो तमाम नुकात का हम जिक्र करेंगे जिस वजह से हमसे ये जो इलेक्शन है वो चोरी किया गया था और अवाम के वोट को इज़्ज़त नहीं दी गई थी। लेकिन सर इसमें अगर इससे ज़रा हट के हम ज़रा वापस आएंगे कानून साजी पर, अगर कानून साजी के तरीक़ेकार की हम ज़रा बात कर लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी जमा कराई है कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में डेप्यूटी स्पीकर खिलाफ, ये कहते हुए कि डेप्यूटी स्पीकर इसी तरह अज़ खुद हुकूमत वक्त की कानून साजी बुलडोज करवाने में उनका एक बुनियादी किरदार है। तो सर इस तरह करना, 21 कवानीन एक ही दिन में इस तरह पास करवाना, अपोजिशन बेतहाशा मुखालफत कर रही है, इसमें सर कोई लेजिस्लेटिव इनपुट होना चाहिए। एक तरफ आप सदारती ऑर्डिनेंस मंजूर करवाते हैं जो कि सदर के दस्तखत से ही कानून बन जाता है और ये तब होता है जब पार्लियामान सेशन में होती है। इसमें इस्लामाबाद की अदालत आलिया में अभी केस भी चल रहा है जिसमें फेडरेशन के मौक़िफ़ को भी तलब कर दिया गया है और उसमें जो भी नतीजा आएगा सर, जो भी फ़ैसला आएगा वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, मैं तो कहूँगा तारीख़ी होगा इन वट एवर डायरेक्शन द कोर्ट डिसाइड्स। दूसरी जानिब सर जब आप कानून साजी पे आते हैं तो इस तरह आप बुलडोज करते हैं, ना तो मुबाहिसा होता है, ना तो पॉलिसी पर बात होती है, डिबेट नहीं हो पाती, डिस्कशन नहीं हो पाती। तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस तो नहीं ठीक हुआ ना शराजी साहब? बिल्कुल जमहूरी रवायतों को सामने रखें। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। इससे पहले जो ऑर्डिनेंस वाली कहानी थी बिल्कुल ऐसी थी। आपको याद होगा कि एक दिन में 8 ऑर्डिनेंसेस आए थे और ये अगेन जैसे आप कह रहे थे ना कि इस मुल्क के अंदर एक नई तारीख रकम की गई कि 21 बिल्स एक ही दिन में पास कर लिए गए। अगरचे हुकूमत वक्त का ख्याल ये है कि क्योंकि उसके बाद बजट सेशन शुरू होना था और पार्लियामान ने अगले 20 डेज़ तक सिर्फ बजट को डिस्कस करना था और उस दौरान कोई और किसी किस्म की कोई कानून साजी या कोई बिल नहीं तो टेबल किया जा सकता है और ना उसे पास किया जा सकता है। तो बड़ी मजबूरी थी और बिलखसूस कलभूषण जादेव के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक जजमेंट आई थी और उसमें भी पाकिस्तान से कहा गया था कि अपील का हक़ देना चाहिए और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि कानून साजी की जाए। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा करना था तो जजमेंट तो आई थी 2019 में और आज हम बैठे हैं 2021 में, तो बड़ा लंबा वक्त आपके पास था, आपको कर लेनी चाहिए थी। तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि जब आप कायमा कमेटियों को बेस्ट वे में एंगेज नहीं करेंगे, वहाँ पे चीज़ें डिस्कस डिबेट नहीं होगी, फिर अपोजिशन को भी आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे और इस तरह अचानक आके तो आप करेंगे, तो मेरा ख्याल में ये दुरुस्त बात नहीं है। और उसमें भी जो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हैं उनसे पहले भी उनका रवैया अपोजिशन को लेके, फिर उनका हाउस को कंडक्ट करने का जो तरीका है उसके ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं। तो खान साहब के जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी की और वहाँ की पार्लियामान का हमेशा हवाला देते हैं, मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि ऐसे ओहदों पे बैठे लोगों को ये समझाएं कि जब वो
अपोजिशन के साथ इंटरेक्ट करें तो वो भी बड़े एक बेहतर अंदाज में करें। इससे पहले देखा है बड़े कमगो आदमी थे शाद खान अब्बासी साहब, बड़े हलीम तबीयत के आदमी हैं, लेकिन उनको भी बिलाखिर जिस तरह के गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़े स्पीकर के ख़िलाफ़, तो मेरे ख्याल में हाउस का माहौल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। एक तो उसको अच्छा करना चाहिए दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर साहब, और साथ में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह की कानून साजी भी आप करना चाह रहे हैं और आप समझते हैं कि मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में हैं, तो भाई मेरे अपोजिशन भी इस पार्लिमान का हिस्सा है, उनको निगेट करके जो भी आप कानून साजी करेंगे वो हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल शुमार तस्वर होगी। अच्छा, लेकिन साथ में शराजी साहब आप तो बेहतर जानते हैं कासिम सूरी साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है, इससे पहले भी उनके इलेक्ट होने पर सवाल उठ चुके हैं, बल्कि वो जो केस है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो अदालत उज़्मा में अभी भी इट इज़ पेंडिंग सर, और इस बात को भी अब 2 साल हो गए हैं। कासिम सूरी साहब पे ये अब दूसरा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है। पहले भी एक अदम एतमाद का वोट की बात की थी अपोजिशन ने, और फिर एक तरह से हुकूमत ने उनको राज़ी कर दिया था। लेकिन इस बार अगर आपको सिर्फ कोई 9 कोalition मेंबरान मिल जाएं तो कासिम सूरी साहब का भी जो मुस्तकबिल है उस पर एक सवालिया निशान उठ जाता है। वो ज़्यादा प्रॉबेबल नहीं है लेकिन मुमकिन ज़रूर है। तो उस हवाले से सर क्या कहेंगे, और इस तनकीद पर क्या कहेंगे कि सूरी साहब बार बार कह रहे थे, कोरम कॉल्स की बात नहीं सुन रहे थे और जो रूल्स हैं उन पर अमल दरामद नहीं होने दे रहे थे। ये अखलाक की जरूरत और इतना हौसला अगर होता तो कासिम सूरी के मामले पे तो नंबर अभी तक हुकूमत को फेवर कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी तहरीक एतमाद लेके आए थे, बिल्कुल, और ऐवान बाला के अंदर तो जो नंबर्स थे वो अंधों को भी नजर आ रहा था कि अपोजिशन को फेवर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी तहरीक एतमाद नाकाम हो गई थी। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी फजूल से एक्सरसाइज है। बस इसका बुनियादी मकसद सिर्फ इस बात को रजिस्टर्ड करना है कि इस वक्त जो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, जो स्पीकर की चेयर है, वो बहरहाल न्यूट्रल नहीं है, वो बायस्ड है, वो हुकूमत को फेवर कर रही है, अपोजिशन को वो एक तरह से कोई स्पेस नहीं दे रही। मेरे ख्याल में ज़ाहिर सी बात है चीज़ें पार्लिमानी तारीख का हिस्सा बन जाती हैं। इससे ज़्यादा एक्सरसाइज का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। अगर ये अपोजिशन चाहे तो फिर तो मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी यही बात कर रही थी कि बजाय सड़कों के जरिए इसको हुकूमत को घर भेजने के, हमें चाहिए कि हम ऐवान के अंदर एक कोशिश करें, और ऐसे में कि जिस हुकूमत से इत्तेहादी भी नाराज़ हैं तो उस हुकूमत को घर भेजा जा सकता था। तो आज खुरम दस्तगीर उनकी पार्टी अगर एक इस तरह की तहरीक एतमाद लेके आ रही है तो फिर पहले तो उन्हें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से सॉरी कहना चाहिए कि भाई हमारी आप भी यही बात करते थे, बिलाकर हम उसी बात पे आ गए हैं। बिल्कुल सर, वो तो बहुत देर से ये बात कर रहे हैं सिराज। अच्छा, आपने इस सारी बात को रैप अप किया। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी हुकूमत की कानून साजी के हवाले से कारकर्दगी की और तनकीद के सदारती ऑर्डिनेंसेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, बहुत ज़्यादा उसका सहारा लिया गया, जबकि दूसरी जानिब कानून साजी को पार्लियामान के ज़रिए बुलडोज कर दिया जाता है अपनी अक्सरियत को सामने रखते हुए। ज़रा सुन लेते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान का क्या कहना था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के नुमाइंदों का भी क्या कहना था इन 21 बिल्स की मंजूरी पर। होती है कौमी मसाइल पर, उसे कौमी असम्बली कहा जाता है। कौमी असम्बली मफलूज है। कौमी असम्बली की हालत ये है, 13 बिल परसों पास हुए, 20 बिल आज पास करने की कोशिश है। हर एक मेंबर जो इस हाउस में इलेक्टेड है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नुमाइंदगी करता है, उनका भी हक है कि वो बिल, नया बिल पढ़े, वो पुराना बिल पढ़े और वो अपना राय दे। आप हमसे ये हक छीन रहे हैं और छीन के क्या क्या पास करवाना चाहते हैं। Agree with the honorable member when he says कि मौका मिलना चाहिए, इस पे हमें डिलिबरेट करने का मौका मिलना चाहिए। जब हम दावत देते हैं आप आने को तैयार नहीं है, जब हम बहस पे करने का स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं आप अपना नुक्ता नजर रिकॉर्ड नहीं कराते, जब हम असेंबली में आते हैं आप बात करने की गुंजाइश नहीं करते, जब हम अक्सरियत पूरी करते हैं आप वॉकआउट कर जाते हैं, फिलिबस्टरिंग करते हैं। ये जमहूरियत की रूह की नफी कर रहे हैं आप। शराजी साहब, इस शो में कोशिश यही होती है कि तमाम जावियों को सामने रखा जाए। आपने अपोजिशन की भी बात सुनी, शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बात सुनी। इसमें कोई शक नहीं है सर कि जो आपका लेजिस्लेटिव तरीक़ाकार है कानून साजी का, उस पर काफ़ी ज़्यादा ना सिर्फ एक तरह से सोच
तवज्जो और ये डिस्कशन गई है, चाहे आपके आईनी प्रोसेस हो, चाहे आपके रूल्स हों कौमी असम्बली के और सेनेट के। यानी आप कानून जो आपके बिल्स हैं आप उनको कमिटीज़ के पास भेजते हैं, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी इसमें रोल होता है, उसके बाद फिर अक्सरियत की मंजूरी होती है। तो एक वाज़े लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। क्या आप इन जमहूरी रवायतों को सरकमवेंट नहीं कर देते जब आप इस तरह के बिल्स को इसी तरह की फहरिस्त में बुलडोज कर देते हैं? बिल्कुल, मेरा ख़्याल में इस मुल्क के अंदर कुछ शानदार मिसालें भी मौजूद है जिनके अंदर इन कमेटीज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल और फिर कौमी मसाइल की ओनरशिप हर दो तरफ, हुकूमत की जानिब से भी और अपोजिशन की जानिब से। मेरे ख़्याल में 73 का कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त भी देखा यह गया था कि तमाम पार्लिमान ने यकसू हो के उस कॉन्स्टिट्यूशन को मेक श्योर किया, और उसके बाद 2008 की जब पार्लिमान वजूद में आई और 18वीं तरमीम जिसके अंदर अगेन तकरीबन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से रिविज़िट करके उसके अंदर उसको दोबारा अपनी असलात में बहाल किया गया, तो मेरा ख़्याल में उस वक्त भी हम कह सकते हैं कि इस मुल्क के अंदर दो ये अहम मौक़े थे कि जहाँ पे हुकूमत और अपोजिशन ने इन कानून साजी की इक्वली ओनरशिप ली और इसके अंदर जो बेस्ट अपना इनपुट है वो दिया और इस चीज़ को मेक श्योर किया। तो मेरा ख़्याल में यही एक पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है कि जब आप कौमी मसाइल को डिस्कस डिबेट कर रहे हों और एक आम आदमी से आपकी कानून साजी ने आम आदमी की लाइफ को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करना हो, तो उसकी ओनरशिप बतौर मेंबर पार्लिमान और बतौर सियासी जमात आपको लेनी चाहिए और बड़े सीरियस वे में लेनी चाहिए। तो मेरा ख़्याल में ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन बड़ी बदनसीबी है इस मौजूदा दौर में। तो मैं हैरान हो रहा था कि पिछले अरसे में हमने देखा भी है कि जिस तरह कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप लोगों को दी गई है वो सारे के सारे पॉलिटिकल फैसले हैं। सर मैं तो हैरान होता हूँ कि एक सियासी जमात जिसका कोई एक मेंबर मौजूद है और एक कम से कम जो रिक्वायरमेंट है वो 3-4 जो है वो मेंबरान की होनी चाहिए, तो एक मेंबर पे आप किसी को कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप दे रहे हैं। जब इस तरह के आप सियासी फैसले करेंगे तो फिर कहाँ ओनरशिप होगी और फिर कहाँ चीज़ों को पार्लिमानी वे में डिस्कस डिबेट किया और ये भी है शराजी साहब, आपने देखा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान के जो इंकशाफ थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने इंसानी हकूक़ की कमेटी को कुर्बान कर दिया और जो दफाई अमूर की कमेटी थी वो उन्होंने कहा कि हम उस पर ज़रा अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम चाहते हैं। जब पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि इंसानी हकूक़ की कमेटी उनको मिल जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उन्होंने फिर इंटरसेप्शन की और इंसानी हकूक़ जैसी बहुत ज़्यादा अहम कमेटी जो कि अमूमन अपोजिशन को जाती है और अपोजिशन फिर उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुकूमत को ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाती है लेकिन अहम तरीन इंसानी हकूक़ के जो मसाइल हैं उनको भी फ्लैग करती है, हाईलाइट करती है, वो मौका भी अपोजिशन ने अपने हाथ से जाने दिया। तो सर जिस तरह आप कह रहे हैं सियासी मफाद ज़्यादा नज़र आते हैं और तामीरी पॉलिसी कानून साजी चाहे इंसानी हकूक़ हो चाहे डिफेंस हो वो उसकी ज़रा तरजीह कम लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे कि आपने इन कमेटीज़ को भी इनके अंदर भी आपने इनको भी सियासी बना दिया एक तरह से, और यहाँ पे भी आप लोगों को अकोमोडेट कर रहे हैं ताकि लोग आपके साथ जुड़े रहें। तो ये तरीका अगर आप अपनाएंगे तो मेरे ख़्याल में फिर ख़राबियाँ हर दो तरफ हैं। सिर्फ हम हुकूमत को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएँ, बिल्कुल हुकूमत का कंडक्ट जो है वो किसी सूरत भी पार्लिमानी नज़र नहीं आ रहा, और जिस तरह क्लेम्स किए जा रहे थे और जिस तरह उस वक्त 2018 के अंदर खान साहब के ऐलानात आपने सुने कि वो आएंगे, वो हर हफ्ते आएंगे, हर मंगल के दिन आएंगे, पार्लिमान के इजलास का हिस्सा बनेंगे, वो तमाम बिला तखसीस अपोजिशन और हुकूमती बेंचों पर बैठे लोगों के सवालात लेंगे, उनके जवाब देंगे। तो कहाँ नज़र आए हैं वो खान साहब को तनकीद क्या करते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब पे कि वो तो कभी पार्लिमान आते नहीं हैं, वो खुद कितनी दफ़ा गए हैं। और इसी तरह बिल्कुल अब कानून साजी का जो मरहला आया है, शाहमद कुरैशी साहब की बात अपनी जगह पे दुरुस्त होगी, बट दावत आप कैसे देते हैं? क्या दावत टीवी के कैमरों के ज़रिए और अखबाराती बयानात के ज़रिए होती है, या आपको चाहिए कि आप जाके अपने चैम्बर्स के अंदर, अपोजिशन के चैम्बर्स के अंदर जाके उनको एंगेज करें? आप उनको या तो पूरी तरह एक्सपोज करें कि आप उनके पास चल के जा रहे हैं बट वो कानून साजी के अंदर सिंसियर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यूं मामलात को आपने एड्रेस करना है कि आप टीवी शोज़ में बैठ के कहें कि जी हम तो दावत देते हैं, मेरे ख्याल में ये दावत देने का हरगिज़ को मुनासिब तरीका नहीं है। ठीक, वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा तो फैली हुई है, पाकिस्तान में भी तीसरी लहर का सामना शहरियों ने किया, लेकिन उसके बाद देखा कि जो उसकी शरह थी या जो केसेस में तस्दीक थी, मुस्बत तस्दीक थी, वो कम से कम होती गई और इसको NCOC और सूबाई हुकूमतों की एक नुमायाँ कामयाबी तस्वर की गई है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमतों को अब मज़ीद कार्रवाई करनी चाहिए और उसी वजह से पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ प्रपोज़ल सामने रखे हैं कि किसी ना किसी तरह से वैक्सीनेशन में इजाफा हो। अब सिंध हुकूमत का कहना है कि एक फ़ाइनल वार्निंग दे दी गई है तमाम सरकारी मुलाजमों को जो कि मातहत महकमों से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर वो अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो उनकी तनख्वाहों को भी रोक दिया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत में और अब बात ये भी की जा रही है कि बाकी सूबाई हुकूमतें, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बराह रास्त हों, चाहे बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत हो, उधर ये प्रपोजल्स पायलट किए जा रहे हैं कि सिम्स को, फ़ोन सिम्स को भी ब्लॉक किया जा सकता है जब तक आपकी वेरिफिकेशन ना हो जाए कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं। जनाब शराजी साहब, ऐसे मुल्क में सर जहाँ हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ना तो सेहत को तारीख़ी तौर पे उस तरह की तरजीह दी गई है जो कि देनी चाहिए थी, वहाँ सर आपने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रीच किया है कि 1 करोड़ लोगों को आप वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो ये आपको दिखाता है वफाकी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी आप इस ज़िम्मेदारी को बहुत ज़्यादा संजीदगी से अपना रहे हैं और उसके फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की पॉलिसीज़ आप सामने रखते हैं तो उस पर जो हमारे कुछ चलें इंसानी हकूक़ के हवाले से या पर्सनल ऑटोनॉमी के हवाले से जो लोग बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी ये एक स्लिपरी स्लोप है, अगर आप ये कदम लेंगे, इब्तिदा आज करेंगे तो शायद आप कल इंतहा कर दें, शायद ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जो कि मजमूई सेहत से ताल्लुक़ ना रखे, बेशक सिम ब्लॉक करना हो, बेशक सरकारी तनख्वाहें रोकना हो। आप किस तरह देखते हैं? मेरा ख़्याल में जिस मुल्क के अंदर अफवाहों का बाज़ार इस कदर गर्म हो कि एक अजीब सी कन्फ्यूजन फैला दी जाए, कोई शख्स ये कहे कि इस वैक्सीन के ज़रिए आपके अंदर कोई चिप लगाई जा रही है, या जो कोई ये कहे कि इसके ज़रिए शायद आपकी जो आपके अंदर जो निज़ाम है मुदाफ़ती वो कमज़ोर पड़ जाएगा और आपके लिए हेल्थ के बड़े सीरियस इश्यूज़ डेवलप होना शुरू हो जाएंगे कुछ साल बाद। तो मेरा ख़्याल में फिर वहाँ पे तो यही तरीका होता है कि आप लोगों को कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी तो दुनिया के अंदर एक मुरवजा पॉलिसी है। किसी ज़माने में मैं 90s में जब किसी एक मुल्क का मैं विज़िट कर रहा था और वहाँ पे ये एक इंसेंटिव रखा गया था कि अगर आप सिगरेट नोशी तर्क कर देंगे तो आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपकी तनख्वाह में इजाफे के साथ आपको अगले ग्रेड में तरक्की भी दी जाएगी, और लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया और इस स्मोकिंग से जान छुड़ा, इस तंबाकू नोशी से। तो मेरा ख़्याल में पाकिस्तान में तो जहाँ पे सोशल मीडिया तो बहुत ही ज़्यादा आज़ाद है, वहाँ पे क्या कुछ चल रहा होता है बड़ा ज़रूरी है कि किस तरह के इनिशिएटिव हम लेंगे तो तब जाके हम वो जो टारगेट्स अपने रखे हैं कि बाय दिसंबर हम चाह रहे हैं कि कम से कम 7-8 करोड़ या 10 करोड़ लोगों को हम वैक्सीनेट करें, तब तक हो पाएगा, वरना तो लोग रिलक्टेंट हैं। मैं तो हैरान इस बात पे होता हूँ हसद कि एक तरफ हुकूमत पे पहले मरहले पे आपको ज़्यादा को तनकीद हो रही थी कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ क्यों नहीं जा रहे, दुनिया में लॉकडाउन हो रहे हैं, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। उसके बाद जब सेकंड वेव आई तो उस वक्त कि दुनिया भर में वैक्सीन ली जा रही है, पाकिस्तान में अभी तक कोई फंड नहीं रखे गए, पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी संजीदा नहीं इस मामले पे। अब इस मुल्क के अंदर वैक्सीन आ गई, अब लगवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल में यार थोड़ा सा तो ख्याल हमें करना चाहिए कि जब हम हुकूमत को हद पे तनकीद बनाते हैं तो अपने ऊपर हमें देखना चाहिए कि दुनिया में आप देखें कितने एग्जाम्पल्स हैं। यूके की एग्जाम्पल आपके सामने है, इजराइल की एग्जाम्पल सामने है, बहुत सारे और ममालिक है कि जहाँ पे 40-50% 60% आबादी वैक्सीनेट हुई है, वहाँ पे इस पेंडेमिक की सूरत हाल बिल्कुल नीचे आके आ गई है और जो SOPs फॉलो कर रहे थे उसके अंदर बड़ी रिलैक्सेशन आ गई है। तो मेरा ख्याल में हमारे सामने तो मॉडल भी आ चुके हैं कि वो ममालिक के जहाँ पे मैक्सिमम आबादी ने वैक्सीनेशन ली है वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी इकॉनमी के अंदर इतनी जान नहीं है, जिसका हेल्थ सिस्टम इतना कमज़ोर है, भाई खुदा का वास्ता शुक्र करें कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन बरस लेट आने के बाद अगले 2 सालों में साल में आ गई है, इसका फ़ायदा उठाएं। और जिन लोगों ने लगवा लिए, मुमकिन है फैमिली के अंदर लोग कुछ लोग होते हैं कि कुछ लगवाते हैं कुछ नहीं लगवाते, जिन लोगों ने लगवाई आप उन्हीं को देख लें।
आपके मोहल्ले के अंदर लोग मौजूद होंगे जिन्होंने लगवाई है, कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि अफवाहों के ऊपर आपको कान धरने चाहिए और इलेक्टेंट हों, और इलेक्टेंट होंगे तो मेरे ख्याल में मुझे इसमें कोई ज़्यादा कबाहत नज़र असद नहीं आ रही। इसमें कोई इंसानी हकूक़ का कुछ नहीं है, इसमें कोई आप शख्सी आज़ादियों को सल्ब नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में जहाँ अब आप रखें ना टैक्स कलेक्शन के लिए भी आपने इंसेंटिव रखा है ना, आप वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे थे कि हमने 25 करोड़ के इनामात रखे हैं कि आप रसीद ला के बॉक्स में डालेंगे, आप हमें बताएंगे टैक्स गुजार के बारे में, तो हम आपको इनाम देंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी सज़ा रखेंगे तो मेरे ख्याल में लोग कायल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, वक्फा लेंगे इसी पर और बात करेंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला और पाकिस्तान का इस सब में किरदार। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बैनुल-अक़वामी सतह पर बात करेंगे अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के मुतालिक, और साथ में जो अफवाहें सुनने को मिली कि हुकूमत पाकिस्तान और अमेरिका के कुछ सीनियर जो सफारती नुमाइंदों के बीच बात की जा रही थी अस्करी बेसिस के मुतालिक। अब जनाब शराजी साहब, ये जो मौजू है कुछ पेचीदा है, आप जानते हैं सर कि हमें बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ किस्म के इंकशाफात देखने को मिले थे विकीलीक्स के वक्त कि परवेज़ मुशर्रफ और आसिफ ज़रदारी साहिबान के अदवार में क्या कुछ किया जा रहा था, चाहे वो ड्रोन स्ट्राइक्स के हों, चाहे वो अस्करी बेसिस के हवाले से हों। जब आप पब्लिक की तरफ बिल्कुल और तरह बात कर रहे थे कि जी हम आपके साथ हैं, हम इस तरह की कोई इनकर्जन होने नहीं देंगे, जबकि दूसरी जानिब ना सिर्फ आप मुलव्वस थे, आप इस तमाम कार्रवाई में शामिल थे। आप बता रहे थे अमरीकियों को जो कि वर्जीनिया में बैठे बेसिस ऑपरेट कर रहे थे, आपके ड्रोन्स ऑपरेट कर रहे थे, और ना सिर्फ पाकिस्तान लेकिन अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर उन ड्रोन्स को फिर एक्टिवेट भी कर रहे थे। हुकूमत वक्त ने सर पूरी तौर पर तरदीद की है कि कोई बेसिस नहीं दिए जाएंगे अमेरिका को, और ख़ुसूसी तौर पर कोई ड्रोन्स ऑपरेट नहीं किए जाएंगे। जबकि आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में भी अब कोई हमसाया मुल्क अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने की गलती ना करे, ये अफ़गान तालिबान का कहना है। लेकिन एज़ यू नो सर, बतौर एक ख़ुद मुख्तार रियासत ये फ़ैसले आपको ख़ुद से ही करने चाहिए, और ये आपकी बेहतरी में शायद होगा, बल्कि आपकी बेहतरी में है कि ये गलती आप एक बार फिर ना करें जो आप अयूब खान के दौर से करते आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल असद, मेरा ख्याल में एक तो ये है कि मुशर्रफ दौर में 9/11 के बाद जो हमने अपनी पॉलिसी के अंदर 180 का शिफ्ट लिया था जी, उसके नतायज आपके सामने हैं कि मुल्क के अंदर एक दहशतगर्दी की बड़ी शदीद लहर चली, और यहाँ तक कि आपका वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी गैर महफूज हो गया, और कहा यह जा रहा था कि यूँ मारगला की पहाड़ियों के पीछे तक जो है वो तशद्दुद पसंद पहुँच गए हैं, बुनेर तक आ गए थे सर। जी जी बिल्कुल, और किसी वक्त भी वो इस मुल्क के वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर भी कब्ज़ा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में आपने ठीक कहा कि आप आवाम को कुछ और बता रहे हैं और बंद कमरों में कुछ और आप फैसले करके, तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, किसकी आंखों में धूल डाल रहे हैं, और कौमी सलामती के मामलात को इस तरह आप डिसाइड कर भी नहीं सकते। मेरा ख्याल में इसके ऊपर एक कलेक्टिव विजडम के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, और यकीनी तौर पे जैसे जैसे विड्रॉल का वक्त करीब आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप होगा, लेकिन हमें थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग नर्व्स अपनी शोर करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में हालिया दिनों में कुछ ऐसा पाकिस्तान ने डिमॉन्स्ट्रेट किया भी है। आपने कुछ अखबारात के ज़रिए आपने भी खबर देखी होगी कि CIA के चीफ पाकिस्तान आए थे 2 हफ्ते पहले, और अगर इस मुल्क में असली हुकाम के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं, और प्राइम मिनिस्टर से भी वो मुलाकात करना चाह रहे थे, बट प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज़ किया, और उनका ख्याल प्राइम मिनिस्टर का ये है कि वो अपने काउंटर पार्ट गोया कि अमरीकी सदर के साथ तो गुफ्तगू कर सकते हैं, उससे नीचे अगर कोई लोग एंगेज करना चाह रहे हैं तो फिर इस मुल्क के अंदर फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद है और दीगर लोग भी मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं हो सकती। और कुछ इतलात ये भी हैं कि कहा यह गया है कि एक तो यह है कि एयर बेसिस देना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, एयर पॉकेट्स ज़रूर दी जा सकती है, लेकिन वो भी अगर कोई फ़ौजी कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान को एतमाद में लेके, और पाकिस्तान जब तक उसकी अप्रूवल नहीं देगा तब तक वो कार्रवाई नहीं हो सकती।
और रह गया ये भी कि ये भी शायद कहा गया है कि जो अब आगे चल के पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान को गुफ्तगू होगी उसमें पाकिस्तान चीन रिलेशंस को डिस्कस डिबेट नहीं किया जाएगा। तो मेरा ख्याल में असद एक तो ये है कि जो मुशर्रफ दौर में सूरत हाल थी उस वक्त अमेरिका की जो कार्रवाइयाँ थी वो अवाम सेंट्रिक थी और उनका फोकस शिद्दत पसंद थे, दहशत गर्द थे। लेकिन अब सूरत हाल बदली हुई है। अब पाकिस्तान के एंगेजमेंट्स कुछ और भी हो गई हैं। अब हम रीजन के अंदर अंगेज कर रहे हैं। फिर चाइना जो एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी बॉर्डर से बाहर निकल रहा है, वो सी पैक हो या कुछ और हो, अब उनके भी कुछ कंसर्न हैं जिनको हमें सुनना पड़ता है। तो मेरा ख्याल में अब की बार ऐसा नहीं है कि कोई एक शख्स बंद कमरे में बैठ कर कोई फैसला करे और फिर कोई कमिटमेंट दे दे और पूरी कौम को पता ना हो। और तो मेरा ख्याल में अब बहुत सारी आंखें आपको मुल्क से बाहर भी देख रही हैं। अगर कोई आप ऐसा फैसला करते हैं जिसको आप अनाउंस नहीं करते बट आप कर लेते हैं तो वो छुपा हुआ नहीं रहेगा और उसके फिर रिपरकशंस भी होंगी, उसके नतीजे भी भुगतना पड़ेंगे। लेकिन इस पर शराजी साहब आपने देखा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जो स्टेटमेंट थी, बल्कि अगर ऐसा ना हो कि वो मिस ट्रांसलेट हो जाए, तो जो उन्होंने बीच में जो स्टेटमेंट दी सर वो यही है कि मैं इस बात को पार्लियामान में साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ज़ेर क़यादत पाकिस्तान कभी भी अमेरिका को अपनी ज़मीन पर अड्डे बनाने की इजाज़त नहीं देगा। तो सर इससे ज़्यादा साफ तरदीद तो नहीं हो सकती। अब इस पर आपने पूरी तौर पर अमल करना होगा, चाहे जिस तरह की भी शराइत आपको प्रेजेंट किए जाएँ। किस तरह देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल में ज़रूर अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि माजी में भी पार्लियामान में बातें कुछ और कही और फैसले कुछ और हुए हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि इस वक्त अगर कोई एंगेजमेंट असद हो रही हैं तो क्या उसकी इतला मुझे वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए मिलेगी या मेरा फॉरेन ऑफिस मुझे बताएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है हमें? हम नेशनल इशूज़ के ऊपर, कौमी सलामती के मामलात के ऊपर किसी के साथ अगर एंगेज करते हैं तो एक महदूद और मोहतात अंदाज में हमें अपनी खुद स्टेटमेंट यहाँ से जारी करनी चाहिए। जब कहीं और से ये स्टेटमेंट आती है तो उससे कन्फ्यूजन पैदा होती है और पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके अंदर भी पाकिस्तान से मुताल्लिक एक बदएतमादी पैदा होती है। लेकिन इसमें शराजी साहब जो लोग हैं जो फॉरेन ऑफिस को करीब से देखते हैं और जिनका आपकी तरह इसी तरह के अमूर पर गहरी नज़र होती है, वो यही कह रहे हैं कि ये अमरीकी नुमाइंदों ने लीक की थी खबर वाशिंगटन पोस्ट को और न्यूयॉर्क टाइम्स को, और इसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता कि ऐसे ही होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर इस सारी एक्सरसाइज को कोई अपने अंदाज में बयान कर रहा है और जिससे एक इम्प्रेशन ये डेवलप हो रहा है कि पाकिस्तान ने जो वाशिंगटन से आई डिमांड लिस्ट है उसको तस्लीम कर लिया है, तो फिर इससे नुकसान किसका हो रहा है और फ़ायदा किसका हो रहा है? मेरा ख्याल में इस बात का ख्याल तो पाकिस्तान को रखना पड़ेगा। अगर इससे ये तासुर उभर रहा है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी डिमांड तस्लीम कर ली जिससे उसके रीजन में दोस्त ममालिक नाराज़ हो रहे हैं उससे, तो फिर इसको रिफ्यूट कौन करेगा? इसकी तरदीद कौन करेगा? पाकिस्तान ही करेगा और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा करेगा। सिर्फ आपको पार्लियामान में ये स्टेटमेंट देना काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर आपको एक पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसी पर उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज़।